जी मरियम, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ठीक। हमारे लोग पता नहीं कहाँ गायब है। कमर साहब, हमारे लोग किधर हैं आज? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मालूम नहीं सर, ये तो अभी तक तो कोई भी नहीं आया है। जी। सर ये इनके यहाँ अजीब अजीब सी चाय मिलती है ना यहाँ पे, टर्किश। वो नींबू वाली, पुदीने वाली, पता नहीं कौन कौन सी चाय इनके यहाँ बहुत मिलती है। टूरिस्ट टूर पे जाओ तो बहुत मुख्तलिफ किस्म की चाय ऑफर होती है बाहर। हाँ हाँ। उनमें सर अच्छी चाय होती है बहुत सी। वो इस सवाल क्या करे ना। मैं आप करता रहता हूँ, मेरा ठीक है काम। सही। अब काफी बेहतर है। हल्के फुल्की थोड़ी बहुत ही रह गई है बस, ठीक हो जाएगी। सर वो मैं एक्सरसाइज डालता हूँ, फिर वो मुझे पता ही नहीं चलता मैंने सही किया गलत किया। क्या करूँ मैं उसका। आप करते रहें, आप उसको करते रहें, आपको खुद ब खुद ही चीजें समझ आना शुरू हो जाएगी। एक्सरसाइज करने से, बार बार करने से आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। अच्छा सर, ये एक सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ, ये बताइए सही है गलत है। हम्म। बेंजे यानी बिर दिल, औरन में hem çok eğlenceli hem de zor। हाँ, एंटरटेनिंग भी है और मुश्किल भी है। तो इसमें से मेरे पास चार ऑप्शन थे। औरत औरत में औरत मैक्टन और औरन मेज औरन मैक और औरनिश। ये चार ऑप्शन थे मेरे पास, मैंने औरन में ही लगाया है इसमें। सही लगाया आपने। सही है। जी। ठीक। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ सर। असल में सर वही बस मसला वही है, मेरे को याद ही नहीं रहता था कुछ भी। कोई बात नहीं, आप जो कर रहे हैं वो मोर देन इनफ है। आज सर आपने B2 का नहीं कहा था कि B2 कंप्लीट करेंगे। नहीं नहीं, वो तो कहा था कि जब रमज़ान बिल्कुल करीब आने लग जाएगा, तो अगर नहीं पूरा हो रहा होगा उस सूरत में करेंगे। अच्छा अच्छा, सही। क्या किया जाए, आपने इसकी ट्रांसलेशन तैयार की हुई है? नहीं सर, मैंने तो इसको बिल्कुल भी नहीं देखा इस चैप्टर को। हम्म। आज मैं पता नहीं क्या हो गया था, मुझे सुबह से इतनी शदीद नींद आ रही थी, बार 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 बार। दो दफा कुरान पढ़ने बैठा हूँ और उठा के रख दिया कि वो नींद, आंखें बंद हुई जा रही थी। हम्म। पिछले दिनों मेरे साथ भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल थी। अच्छा। अब आके थोड़ा सा नॉर्मलाइज होना शुरू हुआ। अनाया आ गई। हाँ, अनाया आ गए। अस्सलाम नासिर वालेकुम सर। नासिर वालेकुम साहब अस्सलाम। नहीं आए। हम साहिबा ढूंढ रहे साहब। थे कि हमें रीडिंग और
ट्रांसलेशन में कौन हेल्प करेगा? चले, मैं हूँ अगर कोई और नहीं करना चाहे तो। अभी कोई और आए ही नहीं, हमारे लोग आज क्लास में आए ही नहीं। हम्म, चलें फिर ऐसा करते हैं, शुरू करते हैं। जी सर। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है वो हमने मेस्लेक लेयर जो है पेशों के ऊपर बात करनी। मुख्तलिफ तरह के जो पेशे होते हैं उनके अंदर क्या सिचुएशन रहती है कि फुल टाइम जॉब करनी पड़ती है, पार्ट टाइम करनी पड़ती है, या फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स होती हैं, क्या होता है उसके हवाले से। अब बितिरमेमी सोयलदी, उसने मेरे ख़त्म करने का कहा। ठीक है। ओलमाम इस्तेदी, मेरे होने को उसने चाहा। या मासना रिजायती, उसके करने के लिए मैंने गुजारिश की है। मुदुर इश लेरीमी यारना खदार बेतिरमेमी सोयलदी, मेरे बॉस ने मेरे कामों को कल तक ख़त्म करने का कहा है। मेरे कामों को कल तक मेरे ख़त्म करने को कहा है। बेतिरमेमी सोयलदी। बाबाम बेनिम डॉक्टर ओलमामा इस्योर, मेरे वालिद मेरा डॉक्टर बनना चाहते हैं। हाजिर लग चलिश्मा से अशादा की आंखें थी जवाब लालम, नीचे दिया गया जो सर्वे है उसको उसके जवाब देते हैं। जवाब लालम मज़ा नेदैन लरीले अचक लालम, जो हमारे जवाब हैं उनको उनकी वजूहात के साथ एक्सप्लेन करते हैं। सर एक सवाल। नासल, जी पूछिए। सर सवाल ये है कि जैसे ये ओलमा की फील है, तो जब हम ओलमा बोलते हैं तो वो पॉजिटिव होता है, और ओलमामा बोलेंगे तो नेगेटिव होगा। नहीं, वो डिपेंड करता है कि आप उसको कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ओलमा ना हो, ठीक है, जी। ठीक है। सेकंड पर्सन को सेन और द ओलमा, तुम वहां पे ना होना, ठीक है, इस सेंस में लिया जाएगा। और सेन और द ओल, तुम वहां पे हो, ठीक है। तो जैसे वो ये जो यहाँ पे है ना, ओलमामी इस्तेदी जैसे है। ये वो चीज हो गई है जो हमने मक मैक सीखा है ना, माँ और मक और फिर उसके साथ इश। ये उसका इस्तेमाल करने से यहाँ पे इसका फंक्शन जो है वो फील वाला नहीं है, बल्कि क्या है, उसका इस्तेमाल है। इस्म वाला फंक्शन है। ठीक है जी। ठीक सर। जी, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जो है नासल बिर इश्ते चारिश्मा के सरसनेज, आप कैसे काम पे काम करना, यानी ये कैसे जॉब पे काम करना चाहेंगे या ऑफिस में काम करना चाहेंगे। जवाब लारमज नेदैन लरीले अचक लालम, जो हमारे जवाब हैं उनको उनकी वजूहात के साथ, सॉरी नीचे वाले हैं, ने लेरी तरजीह है दैसनिज, आप किन किन चीज़ों को तरजीह देंगे। जैसे एक बड़ी कंपनी में काम करना, बुयूक बीर फिरमा दा चलिश्मा, थाम जमाल इश, एक फुल टाइम जॉब। और आप, वालेकुम सलाम, लेट क्यों वहीं आज। यालनस चलिश्मा, अकेले काम करना। दोलगुन उजरत, फुल उजरत वाला जिसमें ज्यादा पैसे मिलते हो। क्या कह रही हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम मैं सलाम। शॉप पर थी, आज शॉप से लेट आई थी तो खाना बनाने में लेट हो गई, इसलिए क्लास में लेट हो गई। कोई बात नहीं। अच्छा, उसके बाद है कुचुक बीर फिरमा दा चरिश्मा। अब यहाँ पे इस तरह से हमने सिलेक्शन करनी है, इनमें से एक सेलेक्ट करना है। बड़ी बड़ी कंपनी में काम करना, छोटी कंपनी में काम करना, और अपना अपना काम करना, अपनी कंपनी खोलना या अपने तौर पे काम करना, एक फ्रीलांसर के तौर पर भी आप कह सकते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करना भी कह सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पे फुल टाइम जॉब है, यहाँ पे जो है आप इसको पार्ट टाइम जॉब कह सकते हैं, और यहाँ पे जो है वो फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स, फुल टाइम और पार्ट टाइम और फिर उसके बाद फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स में फ़र्क आपको है ना पता कि जो फुल टाइम है वो क्या लेंगे, जैसे 8 से 4 है या 9 से 5, कुछ इस तरह करके टाइमिंग्स होती हैं, तो ये फुल उसमें लिया जाता है। पार्ट टाइम ये है कि मेनली आप मे भी स्टडी कर रहे हैं और पार्ट टाइम आप जॉब कर रहे हैं, यानी दिन का कुछ हिस्सा, और उसमें ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो 8 घंटे की ही जॉब हो, लेकिन उसको पार्ट टाइम कंसिडर किया जाए। एसनेक 7 लेयर के अंदर जो है ना वो फ्लेक्सिबल, यानी ये नहीं है कि इतने बजे यहाँ पे होना है और इतने बजे ही निकलना है, इससे आगे पीछे कुछ नहीं हो सकता। इसमें जो है ना वो आपको जैसे वीक के अंदर 35 से 40 आवर्स जो है ना वो देने हैं, जिस भी कंपनी में जिस भी इंस्टीट्यूशन में आप काम कर रहे हैं, तो वो पूरे करने हैं। उसके बाद है ऑफिस से चलिश्मा, एक ऑफिस में काम करना, दिशारदा चलिश्मा बाहर काम करना, और घर पे एवदे चलिश्मा घर पे काम करना, यालनस चलिश्मा अकेले काम करना, आईनी इंसान लाला चलिश्मा सेम लोगों के साथ काम करना, फर्कले इंसान लालच, यानी आप आईनी इंसान लाला चलिश्मा का मतलब ये है कि आप एक कंपनी में जो है वो काम करना शुरू कर देते हैं, आप बस चाहते हैं कि सारी जिंदगी बस उधर ही करते रहें, आपको इधर उधर होना ही ना पड़े, और फर्कले ये है कि आप बदलते रहें, ठीक है। और उसके बाद है दोलगुन उजरत इल्गिंच पिरिश, यानी आपकी प्रेफरेंस सैलरी है, इंटरेस्टिंग जॉब है, या लोगों की मदद करना है, उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। तो इसमें आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से जो है वो सेलेक्ट करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं तो पहले के अंदर मैं इस वक्त जो करंट सिनेरियो है उसके अंदर मैं कहूँगा कि मैं खैंदी इशिन इज यानी मैं अपने उसके ऊपर जो मेरा सेल्फ डेवलप्ड उसके ऊपर काम करना चाहूँगा। किसी और के पास जाके काम करके आपको आप जितनी एफर्ट पुट इन कर रहे होते हैं उसकी आउटपुट मतलब आपको वो उतना नहीं पे बैक नहीं करते। तो अगर आप वाकई में मेहनती हैं, काम करने वाले बंदे हैं, तो उस सूरत में थोड़ा बहुत अगर आपके पास रिस्क लेने का है मौका, तो आपको चाहिए कि आप अपना बिजनेस डेवलप करें। अच्छा, मैं नीचे वालों में भी मैं एसनेक 7 लेयर के साथ जाऊंगा, फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स होनी चाहिए, और उसमें ये कहूँगा कि जैसे फॉर एग्जांपल पीएचडी की है एक बंदे ने, इतने साल उसने रेगुलरली मतलब लगातार स्टडी की है, और उसके बाद उसको इस तरह की कोई जॉब हो कि जिसमें जी वो फिक्स इतने घंटे इधर बैठना, चाहे काम कुछ करो ना करो, तो उसमें एसनेक 7 लेयर हों, लेकिन उसमें काम काम लिया जाए या दिया जाए। उसके बाद घर पे करने को, जैसे ऊपर खैंदी इशिनिस से चरिश्मा के अंदर प्रेफर किया है, तो यहाँ पे जाहिर है फिर ऑफिस भी हो सकता है, अपना ऑफिस अलग से बना लें, लेकिन इस वक्त तो मेरा अपना जो सिचुएशन चल रही है उसके लिहाज से एवदे चलिश्मा। उसके बाद अकेले काम करना आईनी इंसान, मेरा जो है ना वो नॉर्मली मैं इस चीज़ को प्रेफर करूँगा कि मैं अकेला काम करूँ, क्योंकि आपको काम करने वाले बंदे जो है ना वो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं जो इखलास के साथ काम करने वाले हों। इसलिए उस लिहाज से मैं अकेला जो है ना बाज़ औक़ात 4-4 लोगों जितना काम कर लेता हूँ, तो इसलिए मुझे हाँ, एक बहुत बड़ा बिज़नेस सेटअप करना है, तो उस सूरत में आपको एक टीम बनानी पड़ेगी और टीम को लेके चलना पड़ेगा। और उसके बाद आप लोगों की मदद करना, यहाँ पे जो है ना वो थोड़ा-सा मुश्किल है, ये आखिरी वाले के अंदर सिलेक्शन, क्योंकि दोलगुन उजरत भी इंसान चाहता होता है, और मतलब मैं अपनी बात करूँ कि मैं चाहता हूँ कि एक इंटरेस्टिंग जॉब हो जिसमें लोगों की मदद की जाए और उसके साथ जो है ना वो अच्छी सैलरी भी हो। तो इसमें मैं तो चाहूँगा कि मेरे जो जॉब हो उसके अंदर तीनों
तीनों चीजें जो है ना वो उसके अंदर इंक्लूडेड हो। आप लोग अपने बारे में बात करना चाहें तो कर सकते हैं कि आप किस तरह की जॉब को प्रेफर करेंगे। जी Sir, anne olarak bence yalnız çalışma ve gider ya. kendi işimde çalışma, Evet. esnek saatler olma, evde çalışma, Evde yalnız esnek saatler olmak lazım bence. ama ondan sonra dışarıda mı çalışacaksınız? Evet. Dışarıda Tamam. çalışıyorum. Sizin zaten işiniz öyledir. Esnek Evet. saatlerde dışarıda çalışıyorsunuz. Evet. Yalnız çalışıyorsunuz Evet. ve daha fazla yardım etme gibi oluyor. Evet. Ama ücret ne kadar? Siz bir kişiye öğretiyorsunuz. Ne kadar ücret alıyorsunuz? Biraz farklı çünkü Kişiye göre ödüyor. değişiyor. Evet. Kişiye Evet. en az ne kadar oluyor? Ee, e, 40 pounds. Pounds. For one Evet. person for how many Bir, days? bir kişiye hayır 25 dakika için Hı hı. neyini 25 değil. Sir, 45 minutes है ना 45. 45 dakika için 25 pound alıyorsunuz. Hayır Hı 20 hı. sorry 45 dakika için 40 pound. Hı. Bir gün 45 dakika veriyorsunuz ve 40 pound alıyorsunuz. Evet. Oo, çok fazla. Ama orada eşyaları da çok pahalı. Evet. Insurance. Orada yaşamak çok pahalı. O yüzden Evet. oradaki insanlar fazla kazanıyorlar. Olabilir yani. Evet. Ben bence 3 ay öğretiyorum. Ondan sonra da 40 pound almıyorum. Olsun sorun yok. Hayat kolayca geçirmesi lazım. Hayatın kolayca geçirmesi lazım. Ben o kadar kazanabiliyorum. Şimdi metni okuyalım. Aşağıdaki paragraflar ile başlıkları eşleştirelim. जी, आपका काम स्टार्ट हो गया। अच्छा जी, जहाँ जहाँ पे जरूरत पड़ेगी मैं इनपुट दूंगा, लेकिन ठीक मेनली आप रीड और ट्रांसलेट आप करेंगी। अमीर जहाँ आप ये आवाज अजीब सी आ रही है, आज गला फटा फटा जैसे होता है। माइक में तो नहीं निकला? अब ऐसे हुई है पहले ठीक थी वो एकदम हुई अच्छा चलें, खैर आप पढ़ें। Metni okuyalım. Aşağıdaki paragraflar ile başlıkları eşleştirelim. आए टेक्स्ट को पढ़ते हैं. Let's read the text. नीचे दिए गए हुए पैराग्राफ को başlıklar होता है başlıklar heading से मिलाते हैं. Meslek seçiminde ailenin etkisi, B. Meslek seçiminde bireysel etkenler, C. Meslek seçimin önemi, C. Meslek seçimindeki çeşitli etkenler. Profession choose करने में family की involvement जी फिर है दूसरा बी है प्रोफेशन चूज करने में. सर ये मुझे बिरेसल etkenler की समझ नहीं आई. जो आपके जो पर्सनल आप कह सकते हैं सिलेक्शन इंटरेस्ट आप कह सकते हैं. ठीक है. प्रोफेशन चूज करने की मतलब कि जरूरी क्यों seçimin önemi का मतलब कमानी दिलचस्पी आप कह सकते हैं. पर्सनल दिलचस्पी सलाहियत उस तरह से इसको कर सकते हैं. ठीक है. और जे है प्रोफेशन चूज करने का
मतलब कि हम्म। उसकी इम्पोर्टेंस। बिल्कुल बिल्कुल। फिर है 6 है प्रोफेशन चूज करने में जो डिफरेंट आपकी तरजीहात हैं या जो आपने भी हम्म जो आपके इंटरेस्ट हैं बेसिकली। हम्म Meslek seçimi, profession choice. Meslek seçimi bireyin yaşamında çok önemlidir. Profession choice bireyin होगा ना एक की जिंदगी में बहुत जरूरी है। जी बिरेyin हाँ जी। yaşamında एक मतलब किसी कि एक पर्सन की जिंदगी में चौक अहमलिदिर बहुत अहम वाला है, अहमियत वाला है। ब्रेन इंडिविजुअल इंडिविजुअल को कितने बोलते हैं। हाँ जी, एक इंडिविजुअल की, एक पर्सन की जिंदगी के अंदर बहुत अहमियत वाला है। meslek seçmek aynı zamanda bir yaşam biçimini seçmektir. प्रोफेशन चूज करना सेम टाइम में एक जिंदगी की गुजारने की एक चॉइस है या एक जिंदगी के पार्ट की चॉइस, मतलब कि जिंदगी का एक अहम हिस्सा किस है। टाइप की जिंदगी आप गुजारना चाहते हैं उस मैस्लेक सेचमेक आईनी जमाना, यानी जो आप पेशा सेलेक्ट करते हैं वो सेम वक्त में ना सिर्फ आप पेशा सेलेक्ट करते हैं बल्कि अपनी जिंदगी गुजारने का की तरीका तर्ज आप स्टाइल सेलेक्ट करते हैं कि आप किस तरह की जिंदगी, यानी एक लेबरर होगा तो उसकी जिंदगी उस तरह की होगी, एक जी जो हाईली क्वालिफाइड होगा उसकी जॉब मतलब उसकी तर्ज जिंदगी और होगी। तो आप अपने पेशे को सेलेक्ट करते हुए मतलब अनजाने में कहीं आप अपनी तर्ज जिंदगी भी सेलेक्ट कर रहे होते हैं कि आप अपनी तर्ज जिंदगी कैसे रखेंगे। बिल्कुल। हम्म Bireyin yetenek, ilgili ve isteklerine göre meslek seçmesi onu başarılı ve mutlu yapar. हम्म yetenek सर ख्वाहिश होता है ना, टैलेंट, सलाहियत। सलाहियत। यहाँ पे एक एथकेन का हमने क्या ट्रांसलेशन की है? एथकेन की आपने सलाहियत कहा नहीं? नहीं आपने फैक्टर्स फैक्टर्स, हाँ जी। पर्सनल फैक्टर्स, आप पर्सनली क्या चीज़ों किन चीज़ों को प्रेफर करते हैं। बिल्कुल। और ये और yetenek है टैलेंट, जी राइट। जी एक इंडिविजुअल टैलेंट, हम्म इंटरेस्ट और ख्वाहिशात के मुताबिक हम्म प्रोफेशन चॉइस उसको खुश और सक्सेसफुल बनाती है। अब्दुल्ला कौन से वाले हो क्लास में? अब्दुल्ला मकसूद लिखो अगर अब्दुल्ला मकसूद हो तो, और अगर मरियम के भाई अब्दुल्ला हो तो फिर आप ठीक है फिर यहीं रखो। मेरा भाई अब्दुल्ला। दूसरा अब्दुल्ला क्लास में नहीं है ना? चलें सर ठीक है। वो बेचारा पकड़ा ही जाता है। Bir insan kendi özelliklerini düşünmeden rastgele seçim yaptığı zaman başarısız, mutsuz हम्म olur. एक इंसान अपनी स्पेशलिटीज को सोचे बगैर, सर जी रास्त के लिए सेचिम क्या होगा? रास्त के लिए का क्या मतलब? रैंडम सिलेक्शन जो है हाँ, रैंक हम्म सिलेक्शन करते हुए टाइम अनसक्सेसफुल और अनहैप्पी हो जी सकते हैं। आरुष, ये आ गया, इसका हमने अब उसको करना है ना पॉइंट, ये किसका है? ये किस जी मुझे लगता है ये जे है यहाँ कौन पे, ये जो पहला मैंने पढ़ा पैराग्राफ। यही अगर बनता है, उसकी हेडिंग हो तो मेरे ख्याल में मेस्लिक यही सेचमेंट एनेमी। यही बनेगा, सेचिमिन ओनेमी ही बनेगा। ठीक है। हम्म अच्छा सर, मैं पूरी टेक्स्ट नहीं देख पा रही, यश इज इट? थोड़ा सा अगर नहीं आप ऊपर इसी तरह से ही है, इसी तरह से ही है, ये ठीक। इधर वाला पढ़ के फिर हम इस तरफ आएंगे। अच्छा अभी वो सॉरी वो भी फिनिश। अब मैंने नेक्स्ट शुरू करा ना, araştırmalara göre. ठीक है। Araştırmalara göre birçok insan mesleğinden şikayet ederken pek az insan işini severek yapmaktadır. रिसर्च के मुताबिक काफी लोग अपने
अपने पेशे से शिकायत करते हुए हाँ, बहुत सारे लोग जो है ना वो अपने काम को करते हुए शिकायत करते हैं और बहुत कम लोग हैं जो अपने काम को पसंदीदगी के साथ करते हैं। करते हैं. Bazı meslek eğitimlerinin uzun ve masraflı olması gençlerin özgürce meslek seçmelerini engellemektedir. अच्छा, कई प्रोफेशंस पढ़ाई के लंबे होने और मसरफल क्या होता है सर? पैसे यानी अगर आप देखें तो आजकल हमारे यहाँ पाकिस्तान की बात करूं, यहाँ पे भी वैसे यहाँ का भी बता सकता हूँ। पाकिस्तान में एमबीबीएस की डिग्री इस वक्त प्राइवेट इंस्टीट्यूट से अगर आप करें तो 1 करोड़ से ऊपर तो उसकी जस्ट फीस है। वाओ, ठीक है जी। और उसके बाद उतना ही जितने आपके फीस के एक्सपेंसेस हैं उसी के जितने आप कह सकते हैं कि आपके मंथली एक्सपेंस मतलब वो टोटल एक्सपेंसेस आ जाते हैं 5 सालों के अंदर। क्योंकि आपको जो चीज़ें पढ़ाई के दौरान चाहिए होती हैं, जो आपने लाइफ स्टैंडर्ड एक बच्चे ने 1 करोड़ पे अगर वो फीस के लिए दे सकता है ना, तो वो ज़ाहिर है अपना लाइफस्टाइल भी एक अच्छा मेंटेन कर सकता है, उसके पेरेंट्स उसको करवा सकते हैं। तो उस लाइफस्टाइल को मेंटेन करना और एजुकेशन के लिए चीज़ें तकरीबन 2 करोड़ पे बात चली जाती है। वाओ, और उसी के कंपैरिजन में जब आप करवाते हो किसी को इंजीनियरिंग करवाते हो, वो हो सकता है कोई 40 लाख में कर ले। प्राइवेट की बात कर रहा हूँ। तो ये चीज़ है कि डिग्री के अकॉर्डिंग जो है कुछ डिग्रीज ज़्यादा मास्टर्स वाली हैं, ज़्यादा पैसे उसमें लगते हैं करने में और कुछ में कम लगते हैं। अच्छा, ये जो है ना यूनिवर्सिटी की स्टडी ये नॉर्वे में बिल्कुल फ्री है, पायलट के हाँ अलावा जी, जी। बिल्कुल फ्री है. मैंने मास्टर हाँ, बैचलर किए हुए हैं, लेकिन मैंने पैसे कोई नहीं दिए यूनिवर्सिटी को नहीं पढ़ने के. हमारे यहाँ भी जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं उनके अंदर फीस बहुत कम है। मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ ने 80,000 पाकिस्तानी रुपीस में पूरा एमबीबीएस कर लिया है। और दूसरी तरफ जो प्राइवेट में पढ़ने वाला है उस वक्त जिस वक्त उसने 80,000 में पढ़ा, और दूसरी तरफ जो प्राइवेट में पढ़ने वाला है वो 50 लाख फीस दे रहा था। बिजनेस है ना तो एक. बिजनेस है ऐसे ही। अच्छा, कई प्रोफेशन की पढ़ाई का लंबा और महंगा होना gençlerin özgürleşmek seçmelerine engellemektedir. मतलब कि यंगस्टर्स को फ्रीली प्रोफेशन चूज करने में हिंडर करता है. रुकावट हिंडर करता है, रुकावट क्रिएट करता है, रुकावट बनाता है। Rastlantılar, aile yapısı, ekonomik durum, çevre koşulları, bireysel özellikler, puan durumu ve benzeri gibi etkenlerde gençin meslek seçimini belirlemektedir. Sir, rastlantılar क्या है? कोइंसिडेंस कोइंसिडेंस, फैमिली फैमिली स्ट्रक्चर, फैमिली स्ट्रक्चर, फैमिली का जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, स्टेटस है, वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आप कह सकते हैं, और फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके नंबर्स वगैरह, गिबी एथकेनलर, इस तरह के जो फैक्टर्स हैं दे गेंजिन मैस्लिक सेचिमिने बेरिले में वो भी एक जवान के पेशे को सिलेक्ट करने के बारे में बताते हैं कि वो किसको सिलेक्ट करेगा। यानी अगर तो उसके पास मतलब हमारे यहाँ देखा गया कि ज़्यादातर लोगों एक फैमिली में एक डॉक्टर बनता है ना, तो फिर सारे ही डॉक्टर बनना शुरू कर देते हैं। ठीक है। और दूसरी तरफ अगर इकोनॉमिक सिचुएशन बुरी है, एक रिसेंट में आपको एग्जांपल मेरे जहन में है कि जिसमें बड़ी बेटी जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस कर रही है, छोटी को भी वो अगर बड़ी ना प्राइवेट से कर रही होती तो छोटी को बड़े आराम से वो अफोर्ड कर लेते।
लेकिन छोटी को उन्होंने फिर MBBS की बजाय जैसे PDS में या किसी और डिग्री में करवाया। ये हो गया इकोनॉमिक दुरुम। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, यानी आपके आसपास के लोग किस चीज़ को तरजीह दे रहे हैं। मतलब आपके फ्रेंड्स के, आपके सर्कल में लोग इंजीनियरिंग को दे रहे हैं, मेडिकल को दे रहे हैं, मेडिकल के अंदर रहते हुए कौन सी फील्ड को दे रहे हैं वो। और एक पर्सन की अपनी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स के वो अपने आप को मेडिकल में अच्छा समझता है, इंजीनियरिंग में अच्छा समझता है, किस में अच्छा समझता है। और फिर उसके साथ जो है उसके नंबर, उसके वो तो MBBS करना चाहता है लेकिन उसके नंबर नहीं उसको इजाज़त दे रहे कि वो करे। तो इस तरह के जो फैक्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि एक पर्सन के जो पेशे के सिलेक्शन में, पेशे को कह लें कि वाज़े करते हैं, बेदिल मक्तदिर, उसको वाज़े करना, तयन करना के मानी में इसको लिया जा सकता है कि उसका तयन करते हैं कि वो किस तरफ जाएगा। Bu paragraf 6 mi? 6 में çeşitli etkenler ya bireysel etkenler. Hmm, bence 6 ama B de olabilir. Bir sonrakine bakalım. Ondan sonra karar verelim. Okay. C olur bence. Bence de C olur. Ama Hmm. bakalım bir daha. Okay. Bir Hı. gençin meslek seçiminde ailesinin çok büyük etkisi vardır. एक Hı. जवान की या एक यंगस्टर की प्रोफेशन चॉइस में उसकी फैमिली की बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट तो नहीं इन्फ्लुएंस होती है। अच्छा, फिर इस तरह से हम अभी लगाते जाएं अगर तो हमारे लिहाज से इसमें J होना चाहिए। Evet. ठीक है, इसमें 6 होना चाहिए और इसमें सीधा सीधा नजर आ रहा है क्योंकि Evet. स्टार्ट ही बात यहाँ से ailesinin çok büyük etkisi vardır, बिल्कुल ailenin etkisi। ठीक तो बचा बचा जो है वो हमारे पास है बे, तो वो बे हम आखिरी में लगा देंगे। ठीक है तो अभी आ- देख लेते हैं कि इस तरह से ये ठीक रहता है कि नहीं रहता। ठीक. Aileler her zaman çocuklarının doktorluk, avukatlık gibi saygın bir meslek seçmelerini ister. Families हर वक्त अपने बच्चों को डॉक्टर, एडवोकेट जैसे रिप्यूटेबल एक प्रोफेशन को चूज करना चाहते हैं। हम्म Ailenin ekonomik düzeyi ile kültür düzeyi gençin meslek seçimini olumlu veya olumsuz yönde etkiler. अच्छा ऐसे फैमिली की इकोनॉमिक düzeyi सर क्या दर्जा लेवल कि वो इकोनॉमिकली अपग्रेड अपर क्लास में आते हैं, मिडिल क्लास में, लोअर क्लास में, किस में आते हैं वो, ठीक है उसके साथ कल्चर के अंदर उनका लेवल क्या है, मतलब किस तरह के कल्चर में है। ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल कोई हमारे यहाँ ये ढोल बाजे सीखना शुरू कर देगा तो उसको पसंद नहीं किया जाएगा, मतलब वो हमारे कल्चर में एक्सेप्टेबल नहीं है। या लेकिन बहुत सारे कल्चर्स के अंदर ये बाकायदा तौर पे पढ़ाई की जाती है, लोग करते हैं। बिल्कुल तो ये चीज़ें भी जो है वो एक जवान के पेशे की सिलेक्शन के अंदर मेस्लिक सेचमिने गोरे, अच्छा नहीं ऊपर है ओलुमलू वे, या उसको पॉजिटिव या नेगेटिव वे में इफेक्ट करते हैं। करते हैं genellikle ekonomik ve kültürel düzeyi yüksek ailelerde gençler yetenek ve ilgilerine göre meslek seçmektedir. Generally economic या culturally cultural सर आपने क्या क्या लेवल ऊंचे लेवल के दर्जा मतलब कि जो दर्जा लेवल। जो फैमिलीज इकोनॉमिकली और कल्चरली थोड़े बड़े ऊंचे लेवल पे हैं उन फैमिलीज में यंगस्टर्स टैलेंट और इंटरेस्ट के मुताबिक अपना प्रोफेशन चूज करते हैं। ये चीज़ भी मतलब देखी गई है कि अक्सर वो मतलब इस तरह की वीडियोस बनी हुई हैं, सोशल मीडिया पे चली हुई हैं कि जो गरीब गरीब लोग होते हैं ना थोड़े, तो
उनको ही नज़र वगैरह के लगने का और इन चीज़ों का मसला होता है, या गाड़ियों के पीछे कोई इस तरह की अल्फाज लिखवा लेंगे या क्या। लेकिन कभी भी आप BMW या इस तरह की बड़ी गाड़ियों के पीछे इस तरह की चीज़ कोई भी लिखी हुई नहीं पाएंगे। उनको इस तरह का वो क्या उसको कह सकते हैं, साइकोलॉजिकल मसला नहीं होता। लेकिन जो जिनके पास कोई मतलब छोटी मोटी गाड़ी होगी ना, तो वो पीछे नज़र से बचने के लिए और कुछ इस तरह के नया घर बना लेंगे, तो उसके ऊपर जो है केटल को उल्टा करके लटका देंगे कि खाली वाली साइड नजर आएगी तो नजर नहीं लगेगी। बहरहाल इस तरह की या बातें बनी हुई है। यहाँ पे इनके मुताबिक भी ये है कि जो अपर क्लास होती है वो छोटी मोटी चीज़ों को सोचती नहीं है, इग्नोर करते हैं, बच्चों को रिलैक्स माहौल देते हैं ताकि कि वो जो अपनी सलाहियत और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो पेशे को सेलेक्ट करे। ये नहीं है कि या प्रेशर नहीं ना सर उन पे कोई। प्रेशर। मुझे सिविल इंजीनियरिंग में इस वजह से भेजा गया कि गांव में कोई एक कामयाब हो गया था सिविल इंजीनियर, तो बस जी इसको भी सिविल इंजीनियरिंग करा दो। हालांकि मेरा इसमें दूर दूर तक इंटरेस्ट नहीं था। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि एक तरफ डाल दिया, घर वालों ने शौक था पढ़ाई की तरफ और चीज़ों की तरफ कर गए। लेकिन नॉर्मली मैं पर्सनली इस चीज़ को प्रेफर मतलब पसंद नहीं करता कि किसी के ऊपर थोपा जाए कि ये ही तुमने करना है, डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है। आजकल के वक्त में और बहुत से पेशे ऐसे आ गए हैं जो डॉक्टर इंजीनियर से ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं। जो लोगों के जहन में मेनली होता है वो पैसा ही होता है कि डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा, ज़्यादा पैसा कमाएगा। लेकिन आजकल के वक्त में वो जोक चला हुआ है आजकल के डॉक्टर बहू से ज़्यादा जो है ना वो फ्रीलांसर बहू की डिमांड बढ़ गई है। तो तो इस वजह से फ्रीलांसर जो है ना वो आने वाले वक्तों में ज़्यादा कामयाब होंगे। चलें, खैर एक जोक की बात थी, आगे चलते हैं। Um, Ekonomik ve kültürel düzeyi düşük aileler çocuklarının bol kazançlı moda meslekler seçmelerini ister. Economically और culturally जो छोटे लेवल की फैमिलीज हैं वो अपने बच्चों को ज्यादा पैसा कमाने वाली हाँ, प्रोफेशंस वो चाहते हैं कि उनके बच्चे ज्यादा पैसे कमाने वाले सोच ऐसी प्रोफेशन होती है ना, चूज करें। सोच ऐसी होती है। हालांकि पैसा किस्मत की बात है। ना पढ़े लिखे जो है ना वो पढ़े लिखों से ज्यादा कमा रहे होते हैं, बिल्कुल। और पढ़े लिखे जो है ना वो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कहूँगा तो मैं मतलब अपनी बात करूँगा कि मैं जब MSc इंजीनियरिंग के अंदर करके यूनिवर्सिटी लेवल पे जॉब कर रहा था, तो यूनिवर्सिटी जब मुझे 90,000 दे रही थी, मेरे ही सामने ऐसा मेरा फैमिली का एक बंदा जिसने मुश्किल से मैट्रिक किया हुआ था, वो तकरीबन 3-4 लाख कमा रहा था। तो ये चीज़ लोगों के ज़हन से निकाल देनी चाहिए, या लोगों को निकालनी चाहिए कि पढ़ाई पैसा कमाने के लिए नहीं होनी चाहिए। पढ़ाई जो है ना उसका मकसद इंसानियत की, लोगों की खिदमत होना चाहिए। अगर पैसा कमाना है तो पैसा नहीं मिलेगा, मतलब पढ़ाई का पैसे का पढ़ाई के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। पैसा या का ज़्यादा ताल्लुक आपकी किस्मत के साथ है। अभी अभी नासिर साहब भी आ गए और अमीर जहाँ कहीं चली गई थी वो भी वापस आ गई। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये पीछे आग क्यों लगी हुई है? सर्दी बहुत है। हाँ ऐसे ही लग रहा है मुझे भी आपने पीछे आग जला रखी है। हाँ जी। फिक्शन फिक्शन अच्छा फिक्शन आप है देखें फिक्शन। ना, आप देखें ना कि मैं जैकेट भी पहन के बैठा हूँ, टोपी भी पहनी हुई है। इस वक्त आप हाँ देखें तो हाँ मेरे कान कान इस वक्त रेड हुए पड़े होंगे। अच्छा वो तो पीछे जो आपने जो फिक्शन दिया ना आग का उसकी वजह से रेड है सर्दी की वजह से नहीं है वो। अब तो गर्मी हो रही होगी। अच्छा, अच्छा उसकी वजह से नहीं, हीटर भी चल रहे हैं वैसे, हीटर चल अच्छा रहे हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन ये है हाँ कि हाँ वो वाला हीटर ठंड है नहीं ठंड चल है। रहा, ये वाला हीटर नहीं चल रहा, हीटर दूसरा वाला चल रहा है। ठीक है अभी टेम्परेचर तो काफी डाउन है वहां पर। ये लोगों को गर्मी पहुंचाने के लिए और अपने पहुंचाने के लिए दूसरा रखा हुआ है। अच्छा अच्छा ठीक है सर ठीक है सर।
ठंड ठंड है, आज बर्फ पड़ रही है यहाँ पे। अच्छा, तराबजुन में भी बर्फबारी हो रही है? जी जी। ओके ओके ओके। हाँ, मैं आपसे सवाल पूछने वाला था लेकिन आपने बहरहाल उसको ठीक कर दिया, बिजी एट होम कर दिया आपने। नहीं तो मैं पूछने वो वाला था कि बिजी एट भी है और विद भी है, सम गेस्ट। नहीं, वो असल में वो गेस्ट आए हुए थे तो उनके सामने मैंने फटाफट जो है ना वो सेकंडों के अंदर मैंने मैसेज टाइप कोई करके भेज बात दिया था। कोई बात नहीं, हो अभी अभी जाती। मैंने देखा तो उसमें मैंने होम तो लिखा ही नहीं था, तो इसलिए मैंने अभी अभी गेस्ट गए तो मैं फिर उनके जाते ही मैंने ऑन कर दिया। ठीक है। वैसे मैं अनाया से पूछूंगा क्योंकि लैंग्वेज एक्सपर्ट हैं, वहाँ भी रहती हैं। दो प्रेपोजिशन इकट्ठे आ सकते हैं? सर वैसे तो मेरी इंग्लिश थर्ड लैंग्वेज अब है। वहाँ पे यूके में रहती हैं तो मैं एक नॉर्वेजियन इन्वायरमेंट में रह के बिल्कुल, बहुत सारी चीजें सेट हो जाती हैं। लेकिन बेशक मेरे ख्याल में नहीं आ सकते दो, बट देन अगेन इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट। सिचुएशन, या कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मली बिल्कुल होने नहीं चाहिए, लेकिन मैंने देखा है, मैंने रिसेंटली, क्योंकि मैं पेपर कुछ रिव्यू करता हूँ, तो वो हो सकते हैं। जी। वैसे नॉर्मली ग्रामेटिकली रॉन्ग नहीं है अगर कॉन्टेक्स्ट सही हो, हाँ जी। बट मैंने सुनने में हाँ, नहीं सही सुनने में लगता। थोड़ा सा अजीब लगता है कि बिल्कुल दो दो प्रेपोजिशन आप एक साथ लगा दें, लेकिन बहरहाल मैंने उसी पेपर के अंदर जहाँ पे एक जगह पे मिस्टेक मैंने उसकी निकाली कि इसने दो प्रेपोजिशन इकट्ठे लगाए, प्रेपोजिशन इकट्ठे हो ही नहीं सकते, तो दूसरी जगह पे ही मैंने जब देखा तो वहाँ पे बिल्कुल ठीक लग रहा था, दोनों दो प्रेपोजिशन इकट्ठे इस्तेमाल हुए थे। एग्जैक्टली अब मेरे जहन में नहीं है क्या है, जी लेकिन हो सकते हैं, हो सकते हैं। हो सकता। ते हैं, अमूमन नहीं होते, अमूमन नहीं अमूमन होते नहीं होते, वो अमूमन नहीं होते। रेयर केस में होते हैं। हाँ जी बिल्कुल। और इस पे रेयर। वैसे हमारे कमर कमर भाई बहुत अच्छी रोशनी डाल सकते हैं, कमर भाई भी और जोरा हुमा भी, अच्छा। क्योंकि कमर भाई जो है वो डॉन अखबार में रह चुके हैं और और जोरा हुमा जोरा माशाल्लाह लेक्चरर हैं नहीं, कराची लेक्चरर में किस कॉलेज। सब्जेक्ट की हैं? ये मुझे कंफर्म नहीं है सर। मेरा ख्याल है उर्दू की हैं शायद, ये इंग्लिश तो की नहीं है जोरा भारत, हुमा है ना। हाँ, कमर इंग्लिश भाई की नहीं वैसे है। कमर भाई तो डॉन अखबार में थे। सर मैं इतना ज्यादा रोशनी तो नहीं डाल सकता इसके ऊपर, मगर ये कि तो देखना पड़ेगा कि सेंटेंस किस तरह से, कि एक प्रीपोजिशन जो है लाजिमात है वो पीछे वाले वर्ड को रेफर कर रही होगी और अगली प्रीपोजिशन जो है वो अगले वाले वर्ड को रेफर ऐसे ही है, करेगी। ऐसे ही है, लेकिन उसके दरमियान कॉमा लगाने की भी जरूरत नहीं थी। मतलब जी इस जी तरह का जी। कुछ सिनेरियो बन रहा था कि होता है ना कि आप उसको डिफरेंशिएट करने के लिए कि ये पिछले के साथ है, ये अगले के साथ है, तो आप बीच में कॉमा लगा दें, उसकी भी जरूरत नहीं थी और जुमला ठीक था। जी जी सर, हम्म। मैं और देख लूंगा, रिसर्च करके बताऊंगा। मेरे पास पेपर पड़े हुए हैं, मैं जिन जर्नल्स के पेपर रिव्यू करता हूँ वो मैं फिर अपने पास भी रख लेता हूँ कि मेरे रिकॉर्ड में भी रहे अब तक मैंने कितने जर्नल्स के पेपर रिव्यू कर लिए हैं। मैं इस वक्त एक्टिव रिव्यूअर हूँ दो जर्नल्स का, और उसमें से एक हाईएस्ट कैटेगरी होती है Q1, उसका जर्नल है, और एक सेकंड हाईएस्ट होती है Q2। Q1 और Q2 लेवल के जर्नल्स का रिव्यूअर हूँ मैं, अपनी फील्ड के अंदर रहते हुए, सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर। माशाल्लाह चले सर। जी। अभी भी मेरे पास एक पेपर पड़ा हुआ है जिसके लिए मुझे 28 डेज मिले हुए हैं, 28 डेज के अंदर उसको मैं रिव्यू करके भेजना है। एक नज़र मैंने जबरदस्त। उसको देख लिया हुआ है, कुछ ना कुछ चीज़ें मैं रिकमेंड कर चुका हूँ ऑलरेडी कि ये पेपर के अंदर चेंजेस करने के बाद पेपर पब्लिश किया जा सकता है। ओके ओके। जी। Bazı आपने मेरा aileler भांडा फोड़ दिया वैसे नासिर साहब आके। अच्छा। मैं बड़ा मस्ती के साथ उसको लगा के बैठा हुआ था, अच्छा। लेकिन बहरहाल होना चाहिए सर। इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, करंट जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग, मतलब अगर किसी को, जो पुराने लोग हैं उनको पता है कि ये क्या चक्कर है, नए लोगों को ना पता चले कि ये क्या चल रहा है।
ठीक है सर, ठीक है मतलब सर। आप फील कर सकते हैं कि ऐसा कुछ है पीछे, मतलब रियल लग नहीं रहा? रियल लग रहा है, रियल लग रहा ये है जो है बिल्कुल। ये बिल्कुल रियल लग रहा है। वो हाँ जी, चूंकि हमें तो आपने ही तो पता बताया है। हुआ ना सर, शुरू में ही आपने बताया था, तो हाँ मोस्टली जी, हमें पता है, लेकिन हाँ ये वही कह चीजें रहा। लगती बिल्कुल रियल है। हाँ जी, ऐसे ही है। अगर वो पीछे जो चीज मैंने लगा के उसके बाद किया हुआ वो ना हो ना, तो फिर पता चल जाता है। लेकिन हाँ वो हाँ चीज हाँ, यूज बिल्कुल। करने के बाद अगर आप करते हैं तो फिर नहीं पता चलता। जी सर, ऐसे ही है। चलें जी, आगे पढ़ते हैं। हम लाइव जा रहे हैं वैसे, उधर भी पंडा फोड़ दिए हम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलने दें। हमें कौन सा, ओके कोई सर। 50 लोग देख रहे होते हैं एट अ टाइम, एक दो बंदा ही देख रहा होता इंशाल्लाह वक्त आएगा सर, 50 क्या 500 और 5000 भी देख रहे है। होंगे इंशाल्लाह लाइव इंशाल्लाह वक्त। इंशाल्लाह। असल चीज़ है कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने रिसेंटली चीज़ें वेरिएट करके देख ली है ना, वही पेज है और चीज़ें लोग देख रहे होते हैं, और जी वही चीज़ पेज है कि लोग चीज़ नहीं देख रहे होते। तो आपका जो जी जी कंटेंट है उसके ऊपर बड़ा मैटर करता है कि आप चीज़ क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, किस चीज़ के ऊपर आपकी नीच क्या है। तो अगर आप लोगों को घुमा फिरा रहे हैं तो आपके सारे वीडियो देखेंगे। अगर आप पढ़ाई की तरफ ला लेके आ रहे हैं तो कहेंगे अकेले ही पढ़ो, हम नहीं पढ़ते। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। चलें जी, आगे पढ़ते हैं। Bazı aileler ise çocuklarının baba mesleğini yapmalarını ister. लेकिन कई फैमिली बास फैमिलीज अपने बच्चों मतलब के बच्चों चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके वालिद के प्रोफेशन करें। ठीक है. Özellikle ergenlik dönemi meslek seçimini çok etkiler. स्पेशल सर ergenlik dönemi जो होगा puberty situation या जो बलूगत बलूगत इसको कहते हैं कि जब क्या किस तरह से कह रही हैं इसको उर्दू के एडोलेसेंस, लिहाज से? जी, एडोलेसेंस हाँ एज। जी जी बिल्कुल। ये उस स्टेज पे जब बच्चा पहुंचता है तो वो चीज मसले पेशे की सिलेक्शन को बहुत मुतासर करती है। ठीक है सर। नौ उम्री भी कह सकते हैं सर, नौ उम्री जो जी होती है सबकी। जी ओके ठीक है. Meslek seçmeni çok etkiler. Profession choice को बहुत affect करता है. Ergenlik döneminde özgüven eksikliği, kararsızlık, सर मुझे ना जाना पड़ेगा, मैं और पढ़ नहीं सकती. क्या हुआ? हमें जहाँ पढ़ेंगी? सर वो ना सॉरी कोई नीचे आया तो आई हैव टू कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमें जहाँ पढ़ेंगी मैं या पढ़ नासिर साहब पढ़ें? ठीक है। Özellikle Regenlik dönemi एर्गेनलिक, meslek seçimi एर्गेनलिक, Regenlik özellikle एर्गेनलिक। özellikle ergenlik dönemi meslek seçimini çok etkiler. खास तौर पर जवान जवानी की मुद्दत बलूगत का क्या दौर। जो एज का हिस्सा होता है उसके अंदर मसल पेशे की सिलेक्शन को बहुत इफेक्ट करता है। जी, ergenlik döneminde özgüven eksikliği, kararsızlık, fizyolojik değişiklikler, mecra yaşama eteği gibi özellikler gençlerin e, gençlerin meslek tercihlerini etkiler। etkiler. जवानी के दौर में एतमाद में कमी या एहसास से कमतर भी बोल सकते हैं, एतमाद में कमी, फैसले का ना करना और जिस्मानी तब्दीलियां और एडवेंचर की ख्वाहिश करने जैसे खसूसियात
गैंचलरी जवानी के एस्पेक्ट ये चीज भी ठीक। पेशे के सिलेक्शन को उसके इंतखाब में असर करती है, जी, उस चीज को असर मुतासर करता है। करती है। जी सर। Bu dönemde bilim adamı, astronot, pilot, hostes, artist, televizyoncu olma gibi istekler çok yaygındır. इस दौर में साइंसदान, खलाबाज, पायलट या एयर होस्ट, स्टूडेंट्स, फनकार, टेलीविजन ब्रॉडकास्ट का होना की तरह मशहूर है, आमतौर पर लोग चाहते हैं। आम जी है, मशहूर बहुत मशहूर है। जी आम है, चाहना बहुत आम है। Bu nedenle uzmanlar bu meslekleri ergenlik meslekleri, इस वजह से माहिरीन इन पेशों को नौमरी के पेशे adını vermektedirler का नाम देते हैं। İnsanların büyük çoğunluğu için meslek seçimi bir sorundur। लोग बड़ी अक्सरियत के लिए बड़ी अक्सरियत लोगों की में बहुत बड़ी अक्सरियत पेशे की için meslek seçimi bir sorun, उन लोगों की बहुत बड़ी अक्सरियत के लिए पेशे की सिलेक्शन एक मसला है। Uzmanlara एक göre मसला है। Uzmanlara göre kişinin işini sevmesi ve işe yerinde mutlu olması için kendi niteliklerini göre meslek seçmesi gerekir। uzmanlara göre यानी उनके लिहाज से, एक्सपर्ट्स के लिहाज से, माहिरीन के मुताबिक। पर्सन के काम को पसंद करने और काम की जगह पे खुश होना के लिए केंदी नितेलेक्टरी ने उसकी जो अपनी पर्सनल क्वालिटीज आप कह सकते हैं गोरे मेस्लेक सेचमेसी गेरेकिर, उसके लिहाज से उसको सिलेक्ट करना उसका जरूरी है। ठीक है जी, राइट सर। चलें जी, उसके बाद अब आ जाएं यहाँ पे नीचे। इसके जवाब बताएं जी। Bireyin kendi kişiliğine uygun mesleği seçmesi onu başarılı ve mutlu ऐसे ही है। Next क्या है? Meslek seçimini zorlaştırır. Meslek eğitimlerinin uzun ve masraflı olması, uzun ve masraflı olması meslek seçimini zorlaştırır. Next क्या है? Ekonomik ve kültürel düzeyi düşük aileler çocuklarının bol kazancı moda mesleklerde बोल कजांचले होना चाहिए, वैसे क्या लिखा था? हाँ, कजांचले होना चाहिए। बोल कजांचले moda meslekler kazançlı। आगे नेक्स्ट में Gencin meslek seçiminde ailesinin dışında önemli bir yetişkinin de etkisi var. vardır. Önemli Bir yetişkinin yetişkinin de होना चाहिए, वैसे दे etkisi vardır।
Uzmanlar meslek seçiminde kendi kendi niteliklerine göre niteliklerine göre meslek seçmesini söyler. Kendi मीनिंग niteliklerine क्या होगा सर इसका? अपनी क्वालिटीज के लिहाज से पेशे को सेलेक्ट करने के लिए कहते हैं। गोरे meslek Seçmesi. seçmesini söyler. Söyler. अच्छा जी, aşağıdaki kelimeleri yakın anlamlıları ile eşleştirelim. Birey kişilik, kişilik होना चाहिए या birey इंसान होना चाहिए। Vibrenta. मेरे पास जो है वो करैक्टर kişilik है, birey इंसान है, seçim tercih है, तरजीह. nitelik Nitelik. जो है वो özellik है, saygın क्या होना चाहिए? इतबारlı। İtibarlı. इस तरह करके। अच्छा जी, sizin bir mesleğiniz var mı? आपका कोई पेशा है क्या? Size göre meslek seçiminde en çok ne yin etkisi vardır? जवाब देना चाहें तो दे दें, नहीं तो यहाँ पे ब्रेक करते हैं और 8:15 पे इंशाल्लाह A1 की क्लास स्टार्ट करते हैं। A1 में सर आज क्या होगा? A1 में दान आकदार, उसके अलावा दान दान देन तान थैन ओंजे सोनरा, मादान ओंजे और दक्तान सोनरा, और उसके साथ दान बेरी और दरिये सारे आज कवर करने की कोशिश है इंशाल्लाह। जबरदस्त। ठीक है सर। चलें जी, फिर अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। जज़ाकल्लाह सर, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।